देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडी फायर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे नवमांश के बारे में, और नवमांश का जो विश्लेषण किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में कैसे किया जाता है, उसकी जो विधि है वो हम उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि नवमांश को कैसे आप अपनी कुंडली में देखते हैं, कैसे उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो परिणाम हैं वो कैसे देखे जाते हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि नवमांश है क्या। और जो ज्योतिष शास्त्र में जो वर्ग बनाए गए, जिनको हम डिविजनल चार्ट्स भी बोलते हैं, वो वर्ग क्यों बनाए गए, उनके पीछे का तात्पर्य क्या था। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वर्गों के बारे में। कोई भी वर्ग, कोई भी जो डिविजनल चार्ट होता है ज्योतिष शास्त्र में, वो तब बनता है जब हम किसी भी राशि को, एक राशि 30 डिग्री लंबी होती है, उसका जो अंतराल होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो जब वो 30 डिग्री की राशि को हम समान हिस्सों में बांटते हैं और उसके बाद जब उसमें हम ग्रहों की विवेचना करते हैं, तब हमें नवमांश या कोई भी वर्ग प्राप्त होता है। तो नवमांश के केस में कैसे हम नवमांश बनाते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि या कोई अन्य राशि ले लीजिए, कोई भी राशि 30 डिग्री लंबी होती है। तो यदि मेष राशि को हम समान हिस्सों में बांटें, तो क्या उसके हिसाब से, उसके अनुसार कैसे कुंडली बनती है, कैसे चार्ट बनता है, उसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए मेष राशि हमने ली, मेष राशि को हमने 9 समान हिस्सों में बांटा, क्योंकि यहां हम नवमांश की बात कर रहे हैं। नवम मतलब 9, तो 9 समान हिस्सों में उसको बांटा जाता है। यदि हम दशमांश की बात करें तो 10 समान हिस्सों में बटेगा। यदि हम सप्तमांश की बात करें तो 7 हिस्सों में बटता है। तो ऐसे जो है उसको, एक राशि को हम 9 समान हिस्सों में बांटते हैं, जिसके अनुसार हर हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट लंबा होता है। तो यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, जो लग्न कुंडली है, मान लीजिए कोई भी ग्रह यदि 5 डिग्री का है, तो वो नवमांश में वृष राशि में बैठेगा। कैसे बैठेगा? क्योंकि पहला हिस्सा जो है वो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक किसका हिस्सा है? मेष राशि का। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक किसका हिस्सा है? वृष राशि का। ऐसे करते करते आखिरी हिस्सा जो होगा वो होगा धनु राशि का। तो यदि कोई ग्रह 5 डिग्री का है तो वो वृष राशि में बैठेगा नवमांश में। यदि मान लीजिए कोई ग्रह 7 डिग्री का है तो वो ग्रह मिथुन राशि में बैठेगा नवमांश में। तो ऐसे करते करते जब हम सारे ग्रहों की जो पोजीशन है उनको जब हम देख लेते हैं, तब हमारे पास एक चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, एक वर्ग बनता है, जिसे हम नवमांश बोलते हैं। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में नवमांश बनाया जाता है, ऐसे नवमांश का गठन किया जाता है। अब हम जानते हैं कि नवमांश, ऐसे हमने नवमांश तो बना लिया, पर अब नवमांश जो कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, क्यों है वो, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि कोई भी ज्योतिषी, कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप पूछें तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि जन्म कुंडली के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ग कहा जाता है वो है नवमांश। इसके पीछे का तथ्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण तो दशमांश भी हो सकता था, नवमांश भी हो सकता, सप्तमांश भी हो सकता था। सिर्फ नवमांश ही क्यों, उसके बारे का, उसके पीछे का जो तथ्य है, उसके पीछे का जो रीजन है, उसके बारे में अब जानते हैं। कोई भी वर्ग, कोई भी वर्ग होता है, उसके पीछे एक स्वामी ग्रह होता है जो उस पूरे वर्ग को संतुलित रखता है, पूरे वर्ग को कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए जैसे कि नवमांश की यदि हम बात करें तो नवमांश का जो स्वामी ग्रह होता है, जो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, वो होता है शुक्र। उसी प्रकार से दशमांश का जो ग्रह होता है, स्वामी ग्रह होता है, वो होता है शनि। फिर उसी प्रकार से यदि सप्तमांश की बात करें तो उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। तो ऐसे करते करते सारे ग्रह होते हैं, कई सारे ग्रह होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गों के, जो कि उन्हें संतुलित रखते हैं, उनके स्वामी ग्रह होते हैं। इसके बाद अब चर्चा करते हैं कि नवमांश
क्या क्या उन चीज़ों को दर्शाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सबसे पहले जब भी हम नवमांश की बात करें, नवमांश हमेशा देखा जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए। कोई भी व्यक्ति आसानी से जानता होगा, यदि आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो सबसे पहले जो आपके मन में ख्याल आएगा नवमांश को लेते हुए वो यही आएगा कि हम दाम्पत्य जीवन को नवमांश से देखते हैं। तो नवमांश सबसे पहले दर्शाता है दाम्पत्य जीवन को, विवाह को, जीवन साथी का शारीरिक गठन कैसा होगा, वो दिखने में कैसे होगा, जीवन साथी के अंदर क्या गुण होंगे, वो कौन से क्षेत्र से होगा, वो कैसा होगा। जीवन साथी के बारे में जो पूरी विवेचना की जाती है, विवाह की जो विवेचना की जाती है, वो नवमांश को देख करके ही की जाती है। तो नवमांश सबसे पहले इन्हीं चीजों को दर्शाता है। उसके बाद नवमांश भाग्य भाव को भी दर्शाता है, भाग्य को भी दर्शाता है। क्योंकि नवमांश है क्या? नवमांश होता है जब हम आपके लग्न कुंडली का जो नौवां भाव होता है उसको जब हम उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं, तब एक कुंडली बनती है जिसे हम नवमांश बोलते हैं। तो नवमांश भाग्य को दर्शाता है क्योंकि नौवां भाव भाग्य का है। पर क्या इन सारी चीजों से ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको इतना ज्यादा महत्व दें? इसके पीछे एक दूसरा कारण है कि नवमांश को इतना महत्व ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि नवमांश सही अर्थों में यह दर्शाता है कि व्यक्ति का धर्म क्या है। धर्म से मेरा तात्पर्य यहां आपका रिलीजन नहीं है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका इस पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, आपकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के लोगों के प्रति, पृथ्वी के प्रति, विश्व के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो नवमांश से देखा जाता है। जिसे हम कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ, वो नवमांश से हमें पता चलता है। इसलिए नवमांश इतना महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है अन्य किसी वर्ग की तुलना में। तो नवमांश व्यक्ति के जीवन का जो कर्तव्य है, वो इस पृथ्वी पर क्यों जन्मा है, उसका कार्य क्या है, वो हमें नवमांश से पता चलता है। इसलिए हम नवमांश को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। इसके बाद नवमांश जो है, लोग कहते हैं कि नवमांश प्लैनेट की, कोई किसी भी ग्रह की डिग्निटी दिखाता है। वो कितना, उसका जो फाइनल डिग्निटी है वो कैसी है, वो नवमांश से पता चलती है। पर ऐसा नहीं है। नवमांश से हमें ये पता जरूर चलता है, पर नवमांश से हमें सही मायनों में प्लैनेट की या ग्रह की डिग्निटी नहीं पता चलती। वो हमें D60 चार्ट से पता चलती है, ना कि नवमांश से। नवमांश की महत्ता सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म की ओर है, आपके कर्तव्य की ओर है, कि आपका जो पर्पस है इस जीवन का, जो महत्व है, आपके खुद के जीवन का जो महत्व है इस पृथ्वी पर, वो क्या है, वो नवमांश दर्शाता है। इसलिए नवमांश इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद नवमांश ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवमांश जीवन के दूसरे हिस्से को दर्शाता है, हाफ लाइफ को, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ को जो है नवमांश दर्शाता है, जीवन के दूसरे हिस्से को। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे हिस्से को इसलिए दर्शाता है क्योंकि व्यक्ति का जो धर्म है, व्यक्ति का जो कर्तव्य है, वो हमें नवमांश से पता चलता है। और कर्तव्य सही अर्थों में पहचान पाने के लिए, जान पाने के लिए व्यक्ति के अंदर अनुभव होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। पर ये सारी चीजें व्यक्ति को जन्म के समय ही नहीं प्राप्त होती हैं, उसको अपना जीवन जीना पड़ता है, उसमें अनुभव प्राप्त करने पड़ते हैं, उससे उसे बुद्धि प्राप्त होती है, समझदारी प्राप्त होती है। तो जब ये तीनों चीजें, समझदारी, बुद्धिमत्ता और अनुभव आपके पास होंगे, तब आपको ये एहसास हो सकेगा कि आपका सही मायनों में अर्थ और सही अर्थों में आपका कर्तव्य, आपका धर्म है क्या। तो वो हमें नवमांश दर्शाता है। और जब तक यह व्यक्ति को पता चलता है तब तक उसकी आधा जीवन बीत चुका होता है। इसलिए उस आधे जीवन के पड़ाव के बाद नवमांश सही मायनों में जागृत अवस्था में आता है। कायदे से यदि हम जब देखते हैं तो 32 वर्ष या 34 वर्ष के बाद नवमांश सही अवस्था में, जागृत अवस्था में आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। पर
जो सही अर्थों में नवमांश का तात्पर्य है वो यही है। अब चर्चा करते हैं कि नवमांश, जब भी हम नवमांश का विश्लेषण करें, नवमांश का एनालिसिस करें, तब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं जिन्हें हमें देखना होता है। जब हम नवमांश की विवेचना कर रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हमें देखना होगा। उसके बाद ही हम नवमांश को एक स्वतंत्र कुंडली के रूप में देख सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो सबसे पहले अब उन कंडीशंस की चर्चा करते हैं। नवमांश पराशर होरा शास्त्र के अनुसार महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा महत्व नवमांश को जैमिनी ज्योतिष ने दिया है। इसलिए जैमिनी ज्योतिष के जो कारक ग्रह होते हैं, उनकी जो कंडीशन है, उनका जो स्वभाव है, वो हमें नवमांश में देखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले जैमिनी कारक कौन कौन से होते हैं? जैमिनी कारक होते हैं आपके आत्मा कारक, आमत्य कारक, दर कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक। ये सब जैमिनी ज्योतिष के कारक हैं, कारक ग्रह हैं। आत्मा कारक और आमत्य कारक, जिसमें कि दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिन्हें हमें नवमांश में देखना होता है कि वो उनकी स्थिति कैसी है, वो उनके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो अच्छी पोजीशन में है कि खराब पोजीशन में है, वो हमें देखना होता है। तो आत्मा कारक कौन सा ग्रह होता है? आत्मा कारक वो ग्रह होता है जिसकी डिग्री आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा है। मान लीजिए चंद्रमा 28 डिग्री का है, सबसे ज्यादा डिग्री है उसकी आपकी लग्न कुंडली में, तो वो आपका आत्मा कारक ग्रह हो गया। उसके बाद आमत्य कारक, जिसकी दूसरे नंबर पे सबसे अधिक डिग्री होती है, वो होता है आमत्य कारक। मान लीजिए शुक्र 27 डिग्री का है, वो आपका आमत्य कारक हो गया। तो ये दो आत्मा कारक और आमत्य कारक आपको अपनी नवमांश में देखने हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। जब भी आत्मा कारक और आमत्य कारक साथ में बैठते हैं तो ये एक जैमिनी राजयोग होता है। तो ये कंडीशन बहुत अच्छी होती है। उसके अतिरिक्त अगर ये नहीं भी बन रही है आपके नवमांश में या कुंडली में, तो आपको देखना होगा कि नवमांश में आत्मा कारक और आमत्य कारक की स्थिति कैसी है। आत्मा कारक क्या है? आत्मा कारक वो ग्रह है जो आपके मन को संतुलित रखता है। आपके मन के अंदर जो भी विचार है वो आत्मा कारक के कारण आते हैं। आपकी जो सोच है वो आत्मा कारक ग्रह दर्शाता है। इसके बाद जो आपकी सोच है उसको आप हकीकत में तब्दील कर सके, अपने विचारों को हकीकत में ला सके, उसके प्रति जो कार्य करने पड़ते हैं वो आमत्य कारक के कारण आप करते हैं। इसलिए आत्मा कारक और आमत्य कारक ग्रह आपको अपनी नवमांश में देखने होंगे, उनकी स्थिति देखनी होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है नवमांश का जो स्वामी ग्रह होता है वो है शुक्र, जैसा कि हमने अभी तक मैंने आपको बताया है। तो शुक्र की जो कंडीशन है, शुक्र मजबूत है कि खराब है, कमजोर है, कैसा है शुक्र, उसको आपको देखना है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, कोई भी ग्रह यदि वर्गोत्तम है तो वो अच्छा माना जाता है, मजबूत माना जाता है। इसलिए कोई भी ग्रह यदि वर्गोत्तम है तो आपको उस ग्रह को भी देखना होगा, तो उससे और अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान लीजिए वर्गोत्तम का अर्थ होता है कि एक कोई भी ग्रह वो नवमांश में और लग्न कुंडली में दोनों में ही समान राशि में हो। मान लीजिए आपका चंद्रमा लग्न कुंडली में मकर राशि में है और नवमांश में भी मकर राशि में है, तो चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया। चौथी कंडीशन जो आपको देखनी है वो है नवमांश का जो नवम भाव है और नवम भाव का स्वामी है, ग्रह है, उनकी जो स्थिति है वो क्या है, वो कैसी है, वो आपको देखना अनिवार्य है। क्योंकि नवा भाव जो होता है नवमांश का, वो ये बताता है कि व्यक्ति का धर्म क्या है, व्यक्ति का जो जिसे हम ड्यूटी बोलते हैं, पर्पस बोलते हैं, कर्तव्य क्या है व्यक्ति का भाग्य क्या है, वो हमें नवमांश के नवम भाव और उसके स्वामी ग्रह से पता चलता है। इसलिए आपको नवमांश के नवम भाव और उसके स्वामी ग्रह को भी देखना होगा। आखिरी कंडीशन जो आपको देखनी है वो ये है कि नवमांश के लग्न का जो स्वामी ग्रह है, D9 चार्ट नवमांश का जो लग्न का स्वामी ग्रह है वो कहां स्थित है। यदि वो छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है।
पर यदि किसी और भाव में स्थित है तो उसके ऊपर कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं उसके अनुसार वो आपको देखने होंगे। तो ये जब तक ये पांच कंडीशंस जब तक आप नहीं देख लेते विश्लेषण के दौरान, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन पांचों को देखने के बाद अब आप अपने नवमांश को एक स्वतंत्र कुंडली के रूप में देख सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, पर जब भी देखें तो नवमांश को और लग्न कुंडली को तुलनात्मक रूप में देखें, कंपेयर करके देखें दोनों को, कि लग्न में मेरे ये स्थितियां बन रही हैं, नवमांश में ये स्थितियां बन रही हैं, तो दोनों का जो मिश्रित परिणाम होगा वो क्या होगा। उससे आपको आसानी होगी जानने में कि ऐसे नवमांश का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमने जाना कि नवमांश का विश्लेषण कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, और नवमांश इतना महत्वपूर्ण वर्ग ज्योतिष शास्त्र में क्यों समझा गया है, कि उसको क्यों इतना महत्व दिया गया है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। और कोई भी यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अपनी नई सब सीरीज का आरंभ करेंगे, नए तीसरे हिस्से का आरंभ करेंगे व्यवसाय को लेकर के, जिसमें हम जानेंगे ग्रहों के भाव के द्वारा व्यवसाय। और अगले वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि उस भाव को निकालने की, भाव को ज्ञात करने की विधि क्या है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में वो कौन सा महत्वपूर्ण भाव है जिसके कारण आपका व्यवसाय निर्धारित होता है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति कौन से क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य कर सकता है, सबसे ज्यादा उन्नति प्राप्त कर सकता है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।